Hello, good morning everyone, good afternoon, good night, whatever the place and situation is and whatever the condition is, जो भी आप जहाँ भी हो सब जगह वहाँ के हिसाब से greetings, okay? आप सभी कैसे हैं? Is everyone doing fine? Everyone is okay? Enjoying the weather? Okay, that's good. आज हम पढ़ेंगे historical बैकग्राउंड किसका? फार्मेसी का इंडिया में। अब देखो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की शुरुआत तो हुई होगी, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होगी। वो स्टार्टिंग हम देखेंगे कहाँ से हुई है। अब देखो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी। हमारी जो हिस्ट्री है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक तो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरी है हमारी कॉलोनियल पीरियड, मतलब ये हम ना उसमें देखेंगे कैसे कैसे हमारी शुरुआत हुई, कहाँ से क्या हुआ, वो सब हम अपने फार्मेसी का पढ़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कि जब आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ, उस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे हमारी फार्मेसी की हिस्ट्री वहाँ पे थी, क्या हुआ था। फिर आता है हमारा मॉडर्न एरा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ था, हमारी फार्मेसी की जो रूट्स हैं इंडिया में पहले से ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले लोग बीमार नहीं होते थे या उनको ड्रग्स, कुछ भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती थी, मेडिसिन ज़रूरी ही नहीं थी। बट क्या था उस टाइम, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे। ये कौन सा पेन आ गया है, सॉरी, अब यही ग्रीन। तो हम ट्रेडिशनल सिस्टम थे उस टाइम हमारे, जैसे कि उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे 3 हो गए, जैसे आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। उस टाइम ना ये 3 ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करते थे और ये ही चला करते थे, इसी से लोग ठीक हुआ करते थे। और जैसे बहुत सारे हमारे ना एंशिएंट टेक्स्ट भी हुए हैं। एंशिएंट टेक्स्ट में हमारे हैं जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अर्थवेदा, जिसमें ना हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की, उनकी प्रिपरेशन की पूरी एक डिटेलिंग हुआ करती थी कि अब भाई आपको कहीं से कुछ पढ़ना है तो उसकी डिटेल में ही तो पढ़ोगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये बुक्स हुआ करती थी, वो बताती थी कैसे हम किस मेडिसिनल प्लांट का कहाँ क्या यूज़ है और उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। फिर ना क्या हुआ, और जो हमारे हीलर्स थे उस टाइम, जो हीलर्स थे उनको हम क्या कहते थे, ये आई थिंक अगर आपने अपना पढ़ लिया होगा एनालिसिस में एक बार ये हम दे चुके हैं, तो इसमें हम रन थ्रू हो जाएंगे कि हमें दोबारा से हमारा एक रिवीजन हो जाएगा सबका। जैसे कि वैद्यास होते थे, वैद्स होते थे, हकीम हुआ करते थे उस टाइम, उनका यही काम हुआ करता था, ट्रेडिशनल सिस्टम वो मैनेज करते थे, ठीक है। वो हीलर्स कहलाते थे। जैसे किसी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन करनी हो, डिस्पेंस करना हो, वो ये लोग करते थे, हीलर्स। फिर आता है हमारा कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड्स में ना हमारे ब्रिटिशर रूल था, ब्रिटिश आके हम पे जब रूल कर रहे थे उस टाइम का पीरियड, टाइम को हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, हमारे एलोपैथिक मेडिसिन को लॉन्च किया था या इंट्रोड्यूस कराया था। ब्रिटिशर्स ने ही हमें एलोपैथी से इंट्रोड्यूस कराया था कि ये वाली मेडिसिन ऐसे ऐसे हैं। फिर उन्होंने ही मेडिकल कॉलेजेस बनवाए। फिर वेस्टर्न मेडिसिन को ना ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ साथ चलाया। अब आप एकदम तो कोई चेंज नहीं कर सकते हो, एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि आप हटा के अपना ट्रेडिशनल सिस्टम, किसी का पहले से चलता आ रहा जो सिस्टम है उसको बंद करा के अपना स्टार्ट कर दोगे। उसमें लोग फेथ भी नहीं करते, थोड़ा विश्वास कम होता है। तो ब्रिटिशर्स ने एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि अगर हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो उसे पुरानी चीज़ के साथ मिला के कर दो, मतलब कि दिखा दो ये भी है और ये भी है। तो ऐसे हुआ था। फिर क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट लाइक कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो सबसे पहला कॉलेज जो था, फार्मेसी कॉलेज, वो 1863 में लॉन्च हुआ था। स्टार्ट जो हुआ था वो 1863 में हुआ था, कोलकाता मेडिकल कॉलेज के नाम से,
ठीक है, कोई नहीं भूलेगा। ब्रिटिशर्स ने एलोपैथी इंट्रोड्यूस कराई थी 1863 में। हमारा एक कोलकाता मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ था, जो सबसे पहले फार्मेसी कॉलेज हुआ है। ठीक है, इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, जब हम लोग आज़ाद हो गए 1947 में, उसके बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहला जो था हमारा, देखो सबको याद है ना हम कब आज़ाद हुए हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे कब है, कोई भूला तो नहीं। अगर भूल गए तो तुम अभी भी उस एरा में चल रहे हो, दूसरे वाले में। ठीक है, 1947 में ना फार्मेसी एक्ट आया था। उसके बाद जो लॉन्च हुआ था फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। ये फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था। किसने स्टैब्लिश किया था इसको, हमारे पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जिससे कि जो फार्मेसी है उसकी एजुकेशन प्रॉपर हो पाए और एक ये प्रोफेशन बन पाए कि खुद का कोई भी अगर करना चाहे, जैसे इस टाइम हम करके आ गए हैं या बैठे हैं, तो एक हमारा प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन फार्मेसी है। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। जो हमारा फर्स्ट बी फार्म कोर्स आया था, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स आया था हमारा 1953 में। और इस ये ही एक, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज, वहीं पे एक डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। कॉलेज भले ही कॉलोनियल पीरियड में बन चुका था, बट क्या हुआ था, इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बी फार्म लॉन्च किया था 1953 में। और वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में हुआ था मुंबई में। याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल को इसलिए प्रमोट किया था जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, कि किसी से हमें ना कोई चीज़ लेनी ना पड़े, हम अपनी मेडिसिन का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब अपने पास कर सकें। इसलिए उन्होंने एक ये टेक्निकल कोर्स लॉन्च किया था। फिर उसके बाद हमारा 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट आया था। ठीक है, यहीं पे याद रखो, 1970 में पेटेंट एक्ट आया था, इंडियन पेटेंट एक्ट। वो क्या करता था, वो जैसे कोई भी जेनरिक दवाई होती थी उसको अलाउ करता था प्रोडक्शन के लिए। इस एक्ट के अंडर आप देखोगे कि जेनरिक मेडिसिन को एक अलाउंस मिलता है या परमिशन मिलती है प्रोडक्शन के लिए। या इससे क्या हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब ये एक्ट लॉन्च हुआ तो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ना एक ग्रोथ मिली थी, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो आगे बढ़ पाई थी। फिर आता है हमारा मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में क्या हुआ था, जब हम पहुँचे थे, इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ था 1990s में। ठीक है, तब बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, कोलैबोरेशन किया था इंडिया में आके, जिससे कि हमारा ना इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन चुका था। जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन में हमारा इंडिया ग्लोबल लीडर बन चुका था मॉडर्न एरा के टाइम पे। हमारा इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर था कि अफोर्डेबल जो थी मेडिसिन, जो आप कोई बाहर की कंट्रीज़ में जैसे बहुत एक्सपेंसिव था, बट इंडिया एक ऐसा प्लेस है या ऐसा एक्सपोर्टर बन गया था कि जो हमारी मेडिसिन एक अफोर्डेबल प्राइस में दूसरे लोगों तक पहुंचाता था कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। फिर उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न एरा में एक्सपेंड हुआ, जैसे आपने देखा है डिप्लोमा, डी फार्म आ गया, फिर बी फार्म तो था ही, एम फार्म, मास्टर्स, फार्म डी, एक डॉक्टर कोर्स लगा दिया इन्होंने। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो इस तरीके से मॉडर्न एरा में ये सब एजुकेशन सिस्टम जो है, प्रोग्राम्स थे, वो एक्सपेंड हो गए। ऑर्गेनाइजेशंस भी हुई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे कि हमारा पीसीआई था। ठीक है, पीसीआई के साथ आईपीए भी है, नाइपर है, एआईसीटीई है। इनका ना बहुत बड़ा रोल है हमारे फार्मेसी को डेवलप करने में, या हमारे फार्मेसी को रोल, मतलब एक ऐसा रोल प्ले करता है जिससे हमारा फार्मेसी आज इतना बड़ा दिख पाया है कि आप देख सकते हो इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इतना सारा काम है। वो सिर्फ इन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनका बहुत मेजर रोल हुआ है, इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। ठीक है, फार्मेसी को एक नई उड़ान देने के लिए या एक नई पहचान देने के लिए, वो सब इनका काम है। ठीक है, अब ये तो सारी हिस्ट्री थी कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन है, इंडस्ट्री है। देखो, एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए। हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे फार्मेसी इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनकी क्या हिस्ट्री रही है। एजुकेशन की क्या हिस्ट्री है कि कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें। एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो एजुकेशन है उसकी क्या हिस्ट्री थी।
मतलब क्या स्टार्टिंग हुई वो तो एक बार हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे क्या क्या था। हमारी जो फार्मेसी एजुकेशन थी ना, वो जो स्टार्ट हुई थी वो 1863 में हुआ था। सबसे पहला जो हमारा कॉलेज था, फार्मेसी कोर्स जो डेवलप हुआ था, वो हुआ था हमारा फार्मेसी का जो सबसे पहला 1863 में फार्मेसी कोर्स हुआ। और वहीं पे किस स्कूल में हुआ था या कौन से कॉलेज में हुआ था? कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में। ये कोई नहीं भूलेगा, ये हमारा एक तरीके से आप कॉलोनियल पीरियड के टाइम का देख सकते हो एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ था। ठीक है, education 1863 pharmacy course has been launched and in which college? Kolkata Medical College। ठीक है, 1863। फिर आता है हमारा जो फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न फ्रेमवर्क जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था 1948। कौन सा एक्ट आया था? आप लोग बताओ मुझे, कौन सा एक्ट आया था? अभी हमने पढ़ा था कॉलोनियल मॉडर्न, एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा था, कॉलोनियल पीरियड के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन सा एक्ट सबसे पहले लॉन्च हुआ था? ये हमेशा सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1948 फार्मेसी एक्ट। ठीक है, 1948 में हमारा एस्टेब्लिश हुआ था फार्मेसी एक्ट, जिसको सेटअप किया था, किसने सेटअप किया था? पीसीआई ने सेटअप किया था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मेसी एक्ट को 1948 में बनाया था, उसको लॉन्च किया था। ठीक है, जिससे कि हमारी जो एक फार्मेसी एजुकेशन है वो स्टैंडर्ड तरीके से चल पाए, रेगुलेट हो पाए। वहीं हमारा उसके बाद क्या ज्वाइन हुआ? वहाँ पे ज्वाइन हुआ AICTE। इसको सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका भी इसने ज्वाइन किया कि मैं भी थोड़ा योगदान करूँगा अपना फार्मेसी प्रोग्राम को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये मत लिखा ना, एटलीस्ट उसका पूरा नाम बता देना, नामकरण करके आना कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कहाँ पे था। ठीक है, और सबको पता है उसके बाद बहुत सारे लॉन्च हुए थे प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च हुए थे? एक डिप्लोमा था, डी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये हमारी हिस्ट्री है किस तरीके से क्या क्या हुआ था। अब तो हम 2024 में हैं, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी इंडिया में सेटअप होने के लिए, उनका भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी, उनका भी कोई पास्ट होगा। हर किसी का पास्ट होता है, आपका भी पास्ट होगा। तो इसी तरीके से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी खुद का एक पास्ट है। हमारा जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ था वो मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ था किस ईयर में हुआ था स्टार्ट? पोस्ट 1947 में हुआ था। ये हमारा एक मॉडर्न डेवलपमेंट पीरियड आप मान लो, जिसमें क्या हुआ था, हमारा सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कि हम मेडिसिन प्रोडक्शन कर पाएँ, सेल्फ सफिशिएंट रहे मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए, तब स्टार्ट हुआ था। 1970 में हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट को अमेंड किया गया था। 1970 में कौन सा? इंडियन पेटेंट एक्ट। ठीक है, 1970 में हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट अमेंड किया गया था। उससे क्या हुआ था, हमारी जो इंडियन कंपनीज थी ना, वो जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्शन कर पाए। किनका? जेनरिक ड्रग्स का। वहीं पे कि एक तरीके से कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग था, जिसके थ्रू हमारी ना यहीं से 1970 में जब ये एक्ट लगा और हम प्रोडक्शन कर सके जेनरिक ड्रग्स का, वहीं से हमारा ग्रोथ होने लगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। एक तरीके से हमारा जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ है ना, वो 1970 से स्टार्ट हुआ है। फिर तो देखो, जब इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ 1990s में, तो बहुत सारी कंपनी एज अ फॉरेन इन्वेस्टर्स आने लगी, कोलैबोरेशन के लिए आने लगी, और वो हमारा एक बूस्टअप था। हमारा इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी का बूस्टअप जो हुआ था ना, वो इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन के थ्रू हुआ था, कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री मतलब एक नए लेवल पे पहुँच पाई थी। और आज के टाइम पे देखा जाए, हमारा इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमारा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? जेनरिक मेडिसिन का।
जो हम लोग ना इजीली अफोर्डेबल होते हैं, और एक्सपेंड ना ये बहुत वाइड एरिया में एक्सपेंड हो चुका है। मैक्स टू मैक्स एटलीस्ट 200 जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए हमारा इंडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक पहुँच गया है आज के टाइम में, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है जेनरिक मेडिसिन का, वाइड एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट भी बहुत करता है, अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ऐसा छोटा मोटा मत समझो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, बहुत सारे चेंजेस आए हैं आज के टाइम पे, तो बहुत ग्रोथ कर चुका है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब देखेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उनकी क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो तुम लोग ना समझ जाना थोड़ा सा ना, ठीक है। फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनकी क्या हिस्ट्री है हमारे इंडिया में। सबसे पहले आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले आपके माइंड में पहली ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम आएगा, PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये स्टेब्लिश हुआ था 1948 में, किसके अंडर द फार्मेसी एक्ट। ठीक है, क्या हुआ था, पीसी का काम क्या था, पीसीआई का काम था रेगुलेट कर सके एजुकेशन को, हमारी जो फार्मेसी एजुकेशन है ना उसको रेगुलेट कर सके, और जो सेंट्रल रजिस्टर थे ना फार्मासिस्ट को, उसको मेंटेन कर सके। जैसे अब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, किस में कराते हो, यहाँ कराते हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ही रजिस्ट्रेशन होता है, और हमारा एजुकेशन जो रेगुलेशन का काम होता है वो भी इसी का होता है, पीसीआई का। हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है IPA, ये भी सबने ही सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो तुम बेटा सुन लो फिर। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन था, ये पाया गया था 1939 में, फाउंडेड इन 1939। ये याद कर लेना, थोड़े ईयर ना ये काम ही देते हैं, इनका कभी कभी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है कि कभी कभी पूछ भी लेते हैं। जैसे कि ये 1939 में फाउंड हुआ था, इसका क्या काम था इस बॉडी का, ये ना एक प्रोफेशनल बॉडी है हमारी, एक तरीके से जैसे ये यहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम के लिए PCI ना, वैसे ही हमारा IPA जो है हमारी प्रोफेशनल बॉडी है फार्मासिस्ट की। ये हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में जो भी एडवांसेस होंगे ना, एडवांसमेंट आएंगे, वो IPA के थ्रू आएंगे। एक तरीके से ना एडवांसमेंट का काम जिसका होता है वो इसका होता है। ठीक है, वहीं पे आता है हमारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये भी अभी हमने देखा था, इसने भी पार्ट लिया था कि जिससे ये भी ना एक तरीके से हेल्प कर पाए, रेगुलेट कर पाए हमारी फार्मेसी को, उसका एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में, और क्या एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट करें इंडिया में। फिर आता है हमारा नाइपर, देखो नाइपर भी बहुत अच्छा, एक तो हम देख सकते हैं, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, और इसमें क्या होता है, ये कहाँ कब स्टेब्लिश हुई थी, ये 1991 में स्टेब्लिश हुई थी, और जो हमारी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है ना वो इसके थ्रू भी होती है, जैसे PCI है ना, ऐसा ही हमारा ये भी रेगुलेट करता है एजुकेशन सिस्टम को। और ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया था कुछ टाइम बाद ना, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको डिक्लेयर किया था, नाइपर को 1991 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका काम था फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को लीड कर पाना। ठीक है, वहीं पे हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4th ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी 5 ऑर्गेनाइजेशन है टोटल। 5th है हमारी DCGI, ये हमारी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है, ये हमारी एक तो सेंट्रल अथॉरिटी है, जैसे कोई भी हमारी ड्रग रेगुलेट होगी उसकी सेफ्टी और क्वालिटी इंडिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये देखेगा उसको सब कुछ, हमारी जो भी ड्रग है, ड्रग की जो सेफ्टी है वो भी कि सेफ़ है या नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी का बन पा रहा है नहीं, या कुछ कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बेकार बन रहा है। तो ये हमारी हिस्ट्री में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से रोल प्ले करती हैं, वो हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फार्मेसी एज अ करियर। अब यार बहुत लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है,
अब ये नहीं है कि आप एक तरीके से बस मेडिकल स्टोर या केमिस्ट बन जाओ, इसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, आप बहुत सारी जगह जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हमारा फार्मेसी ना एक डाइवर्स और रिवॉर्डिंग करियर है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी ग्रोथ के लिए। जैसे कि हमारा फार्मासिस्ट है, एक उसका रोल होता है हेल्थ केयर में प्रमोट करता है, जो कि ये देखता है हमारी सेफ्टी, एफिकेसी मेडिसिन की, कि वो किस तरीके से इफेक्टिव है या नहीं। बहुत सारे आप देखोगे जैसे कि हमारा ना फार्मासिस्ट बहुत सारी तरीके से वर्क कर सकता है। जैसे आप हॉस्पिटल्स में चले जाओगे तो हॉस्पिटल में जूनियर फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मेसीज जो हैं वहाँ पे उसका काम है, रिसर्च है, एकेडेमिया तो है ही, आप एकेडेमिया में जा सकते हो, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं ना, वहाँ पे भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बस इसमें ये क्या होता है, आप अपने ना इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का इंटरेस्ट है उसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाना, क्योंकि उसको गाइडलाइंस बहुत पसंद है कि मैं ये गाइडलाइंस ऐसे और वैसे, जो भी उसको पसंद है उसको याद रहता है कि गाइडलाइंस, इस गाइडलाइन में ये होगा, इसके थ्रू ऐसा होगा और ऐसा कर सकते हैं हम आने वाले फ्यूचर में, तो वो लोग इजीली जा सकते हैं। जॉब की स्टेबिलिटी अगर उसका देखा जाए ना, हमारी फार्मेसी में एज अ फार्मासिस्ट आप ना लगातार ग्रो कर सकते हो। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एजिंग प्रोडक्शन है या फिर एजिंग हो रही है पॉपुलेशन की, तो आपको पता है जैसे जैसे आप एज करते रहोगे एक फैक्टर, तो आपको बीमारियां भी होंगी। बड़े लोग में आप देखता होगा ओल्ड एज में जो लोग जा चुके हैं, आपके घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो एक एज के बाद क्या उनको कुछ ना कुछ डिजीज़ आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जी, नी पेन, ये पेन, बहुत सारे पेन है, ठीक है। तो उसको ना एक आप तरीके से थेरेपीज़, ड्रग थेरेपीज़ कौन पहुंचाएगा, आप लोग ही दोगे। प्रिस्क्रिप्शन में मत जाओ, ठीक है, मतलब अपने उसमें रहो और उसमें ये देखो कि क्या कहते हैं आपकी जॉब स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इसकी जॉब स्टेबिलिटी अगर देख रहे हो तो ये प्रोफेशन अच्छा है उसके लिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी अगर देखा जाए, वो डिपेंड करता है आपकी रोल और लोकेशन पे, जहाँ पे आप हो, जिस पॉइंट पे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या कैसी सैलरी है, बट अच्छी सैलरीज इसमें आपको मिल जाएंगी देखने को। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपकी। एट द एंड इंसान क्यों करता है जॉब? पैसे कमाने के लिए। पैसे कमा के क्या करना है उसको? एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई मैं काम करता रहूँ, मुझे मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहे। ज़रूरतें तो पूरे हो जाएंगी आपकी अपनी, लेकिन अगर चाहो शौक भी अच्छे अच्छे पूरे करना चाहो तो हो जाते हैं एक पॉइंट पे पहुँच के। उसके लिए रोल भी आपका, या जिस रोल पे हो, किसी पोजीशन पे हो, तो उससे भी हो जाते हैं। एक अच्छी पोस्ट पे बैठोगी तो आप आराम से कमा सकते हो, इसमें तो कोई इशू नहीं है। वहीं पे पर्सनल फुलफिलमेंट में ऐसा होता है कि बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तरीके से आप हेल्थ केयर में आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, किसी की ड्रग सेफ्टी, एफिकेसी, मेडिसिन यूज़, और आप उनको एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हो कि देखो इस तरीके से आप ऐसे मेडिसिन लो। आप इसको हेल्प की तरह भी आप देख सकते हो कि आप हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको अंदर से खुद की एक वो होता है ना पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए कि हम ऐसा काम करें कि जिससे दूसरों की मदद हो जाए या फिर आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। आप ना इसमें ऐसा नहीं है, ये ऐसा प्रोफेशन है आप ज़िंदगी भर इसको पढ़ते रहोगे। ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते ही रहोगे, आपकी फुल लाइफ टाइम में ग्रोथ भी होगी आपकी अपनी, और इसमें ना अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो 1970 के टाइम में यूज़ कर रहे थे ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी यूज़ हो रहा हो। 2024 में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं ड्रग्स में, कुछ बैंड हो चुकी हैं, कुछ और प्रॉपरली एडवांसमेंट आ चुके हैं उन ड्रग्स में, नई नई थेरेपी आ गई हैं। लाइफ लॉन्ग इसमें एडवांसमेंट होता रहेगा, लाइफ लॉन्ग आप अपडेटेड रह सकते हो। इसमें हमेशा चांसेस हैं कंटिन्यूस लर्निंग के, आप हमेशा लर्न करते रहोगे इस फील्ड में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बहुत सारे वर्क हैं, फ्लेक्सिबल वर्क आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने हिसाब से, जैसे पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम है, या एज अ लाइक आपको वर्क ऑप्शंस हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। अगर देखा जाए ना फार्मासिस्ट रोल में आप फ्लेक्सिबल काम कर सकते हो, एज इन आप MR हैं, हमारे मार्केट रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनका काम भी बहुत अच्छा है। बहुत, अगर आप देखा जाए उसमें थोड़ा मेहनत है। स्टार्टिंग जब आप स्टेब्लिश होते हो ना 1 to 5 years मैक्स टू मैक्स, आप देखो उस टाइम थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है,
एक टाइम पीरियड के बाद ना आपको इसका रिजल्ट दिखने लगता है कि यार नहीं काम तो किया बट एटलीस्ट हाँ रिजल्ट शो। अब वो डिपेंड करता है कि आपके गोल सेटअप क्या है। आपको ऐसा है कि मैं 2 साल में ही ऐसा पैसा कमा लूँ कि मुझे काम ही ना करना पड़े ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने जो हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आया है। तो एक तरीके से हाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अच्छा आउटपुट भी है, इसका आउटकम भी है। और इसमें जो आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आप उनके साथ जब मिलके काम करते हो ना, आपका इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ अब जब मिलकर काम करते हो ना, तो आप कोलैबोरेट भी हो जाओगे, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करोगे। आपकी बहुत सारे प्रोफेशनली अलग अलग उसमें आप मतलब अपना डेवलपमेंट देख सकते हो इस फील्ड में। ठीक है, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट, अब देखो हमारा ये सब था, अब हमें ये सब करने के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत है। आपको एजुकेशन भी चाहिए। एजुकेशन में आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? अगर देखा जाए, आपके पास एक फार्मेसी डिग्री के लिए कोर्सेज हैं, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, ये सारे ना आपकी एजुकेशन के लिए, कि ये एजुकेशन हो तो, और फिर क्या आपकी, चलो आपने पढ़ तो लिया, सब कुछ कर लिया, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी तो होने चाहिए। आपको अपनी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी में रजिस्टर करना चाहिए? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई में रजिस्टर करो अपने आप को, फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाओगे। और आप फार्मेसी ना एक ऐसा नहीं है कि बस एक टेक्निकल फील्ड का ही कोर्स वर्क है, बस वही एजुकेशन नहीं। फार्मेसी में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जैसे फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, बहुत सारी फील्ड वर्क है। फार्मेसी एक फील्ड वर्क में नहीं, बहुत सारे फील्ड में जा चुका है, बहुत सारे स्कोप्स हैं उसके, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये एजुकेशन चाहिए होती है, इसमें एजुकेशन के साथ साथ आपकी कैरियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ है। अब हम आगे देखेंगे, हमने पढ़ा था फार्माकोपियाज। फार्माकोपियाज में भी हम अब ना डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फार्माकोपिया हमारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं। हम उसको ना, जैसे कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन है या क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है ड्रग की, इंग्रेडिएंट्स की या डोजेज फॉर्म की, वो हम कहाँ से देख लेते हैं? फार्माकोपिया से देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ, ये किस अथॉरिटीज़ के अंदर आता है। ये रिसोर्सेज ना हमारे रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उनका काम होता है ये एक तरीके से उसको मेंटेन रखना, अपडेटेड रखना सब चीज़ें। और कहाँ कहाँ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स में तो बहुत यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि एक ना हमारी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है कि जो हमारा फार्माकोपिया है उसमें हर चीज़ जो है वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड सिस्टम है कि आप इतना ही मेजरमेंट लोगे या फिर इतना ही इस तरीके से इसकी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सब चीज़ में, डिटेलिंग होती है। जैसे हम किसी भी QSE सबको याद है, QSE क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी, ये भी फार्माकोपिया हमारा एक तरीके से दिखाता है कि ये सब मेंटेन होना चाहिए। किसके थ्रू मेंटेन होगा? जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनके थ्रू मेंटेन हो जाएगा कि आपका एक स्टैंडर्ड सेट है, वो सबका एक होगा, वर्ल्ड वाइड सबका एक होगा, कोई चेंज नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, ये हमारा काम क्या होता है फार्माकोपिया का। हमारे फार्माकोपिया में भी ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ नोट्स में आप देखोगे ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री इंडिया की, किस तरीके से क्या क्या कौन कौन से टाइम पीरियड एराज में हम जा चुके हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है हमारे फार्माकोपिया में, मोनोग्राफ्स होते हैं। मोनोग्राफ्स ना किसी भी एक ड्रग के सब्सटेंस के बारे में होता है, स्पेसिफिक ड्रग है या प्रोडक्ट है, एक्सिपिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं ड्रग के साथ, उसमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है किसके बारे में, किस किस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे हमारे ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके ना हम आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म्स कर सकते हैं, या प्योरिटी टेस्ट क्या है उसका, एसे मेथड्स, इम्प्योरिटी लिमिट्स, ये सब आप ना जैसे एनालिसिस में पढ़ते हो, वो ना हमारे मोनोग्राफ से पता चलता है। ठीक है, कि अगर हमारा ये पर्टिकुलर, मान लो ये एक ड्रग है या फिर हमारा कोई एक प्रोडक्ट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बारे में क्या क्या आपको डिटेलिंग जो चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर क्या दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हम कहाँ से पता करेंगे? मोनोग्राफ से पता चल जाएगा हमको। जनरल चैप्टर्स में क्या होता है? एक गाइडलाइन होती है, एक प्रोसीजर होता है।
ठीक है, एक गाइडलाइन होगी या प्रोसीजर होगा जो हमारी बहुत सारी ड्रग्स पे अप्लाई होगा, डोजेज फॉर्म पे अप्लाई होगा कि इस तरीके से इस मल्टीपल ड्रग में, जैसे हमारी ये पर्टिकुलर ए ड्रग है, इसको बनाने के लिए ना हमारी खुद की एक ये फार्माकोपिया गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, ऐसे बनेगा, उसका एक प्रोसीजर होगा और उस प्रोसीजर को ही फॉलो करके आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा ना जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जनरल चैप्टर्स में हमारी टेक्निक्स भी आ जाएंगी, एनालिटिकल टेक्निक्स, क्यूसी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, सब कुछ आ जाता है हमारे जनरल चैप्टर्स में। अब ना रेफरेंस स्टैंडर्ड भी ना हमको इन्हीं बुक से मिल जाएगा। फार्माकोपिया बुक है, जैसे कोई भी आप सोचो, अब आपको ना किसी ड्रग की एक्यूरेसी टेस्ट करनी है कि वो ड्रग कितना सही है, या हमें कोई मेथड को वैलिडेट करना है कि ये मेथड जो हमने देखा है या जो है वो सही है या नहीं, तो वो हम ना उसको प्योरीफाइड सब्सटेंस जो ऑलरेडी रेफरेंस स्टैंडर्ड में प्रेजेंट है कि जो ए है इसका ये प्रोसीजर है, ये सब कैलिब्रेशन है इंस्ट्रूमेंट में, और वहीं आप देखोगे हमारी जो बी ड्रग है जिसके बारे में हमें पता करना है कि ये सही है या नहीं, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अब उनको मैच करने के लिए ना हम ये ए जो प्योरीफाइड सब्सटेंस है इससे मैच कर सकते हैं, हम कैलिब्रेट ही कर सकते हैं। जैसे अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किसके थ्रू करेंगे, प्योरीफाइड सब्सटेंस के थ्रू हुआ होगा पहले तो वो होगा, वहीं हमारे जो टेस्टेड ड्रग्स हैं उसकी एक्यूरेसी इंश्योर करनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी प्रोडक्ट है आपको पता चल गया ये तो आप कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा हमने जो किया है वो सही है या नहीं? वो हम कैसे पता करते हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड से, हमारे ऑलरेडी रेफरेंस होते हैं कि उससे चेक कर लेते हैं, हम मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सही है या नहीं। फिर हमारी अपेंडिसेस में आ जाते हैं। अपेंडिसेस में क्या होता है, हमारी पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज और जो हमारी क्यूसी प्रोसीजर होते हैं उसके बारे में ना हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो कहाँ होती है? अपेंडिसेस में। तो ये फार्माकोपिया में आप मोनोग्राफ देखोगे, जनरल चैप्टर्स देखोगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, अपेंडिसेस, और ये जब आप सब लैब में काम करोगे ना सारे, तो उस टाइम ये काम आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ना फार्माकोपियाज हमारे ऐसे हैं नेशनली और इंटरनेशनली प्रोवाइड किए गए हैं कि जिससे ना लोग काम कर सके। जहाँ पे हमारा यूएसबी है, यूएसबी में क्या है, एक रेफरेंस है, जैसे कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड ड्रग है, प्रोडक्ट हो गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूज़ हो रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बनाई है। अब देखो पता है, हाँ, अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से या इंटरनेशनली देखें, सबके अपने अपने फार्माकोपियाज हैं। फार्माकोपियाज जैसे हमारा यूरोप में है, उसने अपनी ड्रग्स के लिए पूरे ऑल ओवर अक्रॉस यूरोप क्या किया, उसने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि यहाँ पे जैसे कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। यूएसपी जो है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन जो है वो ही पब्लिश करेगी, ठीक है। स्पेसिफिक कर दिया है कि अपनी कंट्री के हिसाब से वहाँ की एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बैठेंगी, वही उसको अपडेट करेंगी या कोलैबोरेट करेंगी, उनको डेवलप करने में देखेंगी, वो सब इनका काम होता है, ठीक है। यूरोप जो है, यूरोपियन फार्माकोपिया, वो हमारा यूरोप देखेगा, ठीक है, उनका यूनियन मेंबर देखेंगे कंट्रीज़ के। ब्रिटिश फार्माकोपिया में यूनाइटेड किंगडम के जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो स्टैंडर्ड है ड्रग्स का, वो लोग सेट करेंगे किसी सब्सटेंस का, मतलब देखेंगे अपनी खुद की ना एक प्रॉपर जो फार्माकोपिया डेवलप करना है ना, वो उनका ही काम होगा, ठीक है। ये हमारी फार्माकोपिया है, वो उनका काम है डेवलप करना। इंडियन फार्माकोपिया देखा जाए हमारा, तो वो हमारी पीसीआई हो गई या आईपीसी कमीशन हो गया। आईपीसी कमीशंस होते हैं, वो ना रेफरेंस सेट करते हैं ड्रग स्टैंडर्ड के लिए कि ऐसा ऐसा है, ऑफिशियल रेफरेंस देते हैं। वो इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया होगी, उनकी खुद की कमीशन है आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। उनका भी यही काम है कि जो एडवांसमेंट हुए हैं वो अपडेट करें वो अपनी फार्माकोपिया में, फार्मास्यूटिकल साइंसेज या टेक्नोलॉजी में। अब क्या हुआ, देखो यार, हर कंट्री का अपना अपना हो गया, यूएसपी सबने अपनी अपनी कर ली। फार्माकोपिया जो था यूएसपी, जैसे फार्माकोपिया ऑफ यूरोप, बीपी, आईपी, इस तरीके से। अब हमारे सोचो ग्लोबली एक होना चाहिए ना, कि अगर किसी भी कंट्री में हो तो खुद का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट हो। तो हमारे WHO ने क्या करा, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश करी, ठीक है। उसने कहा क्या किया कि जो हमारी असेंशियल मेडिसिन है ना, जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक यूज़ होगी, उसने सेट कर दिया कि उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड एक ही सेट होंगे और पूरी इंडिया में सिर्फ वही वर्क करेंगे। ऐसा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अब यूनाइटेड स्टेट वाले, यूएस वाले आके बोल देते नहीं भाई हमारी बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। अब इंडिया वाले बोल रहे नहीं हमारे में तो ऐसा लिखा है, ब्रिटिश वाले ऐसे बोल रहे हैं, यूरोप वाले। ऐसा नहीं है। WHO ने कहा सबको जो नॉर्मल असेंशियल मेडिसिन है ना, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, उसमें एक ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप देखो इनका फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंस क्या है यार। फार्माकोपिया ज़रूरी है आपको, अगर कोई भी ड्रग की स्टेबिलिटी, क्वालिटी, एफिकेसी
इंश्योर करनी है ना, मेक श्योर करना है कि ये सही है या नहीं, वो किससे करोगे? एक आपके पास स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग के टाइम की कि हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा चलो सोचो, आपको एक ड्रग है, पैरासीटामोल है, आपको पता ही नहीं क्यों यूज़ हो रही है, पता भी तो होना चाहिए इसका यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चर कैसे होगी, कितने लाइक इसकी लिमिट क्या है सेफ्टी की, या उस लिमिट के बाद ये सेफ़ नहीं है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। वो कहाँ मिलेगा हमें? फार्माकोपिया में मिलेगा। हमें स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि अच्छा देखो ऐसे ऐसे है और इतने लिमिट पे सेट करना है, इसकी टेस्टिंग ऐसे होनी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होनी है। अगर आप लैब में जाके खड़े हो जाओगे, आपको टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर ही ना मिले तो कैसे करोगे? ठीक है, इसलिए हमें फार्माकोपिया ज़रूरी है। और एक हमारा ना ये इजी हो जाता है, बहुत इजी, कि हम ना एक को दूसरे से मेजर कर लेते हैं या सेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड से कि यार हमने जो प्रोसीजर किया है, जो हमारी वैल्यू आई है, वो सही है या नहीं। और हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ है ना, वो मॉनिटर करती हैं ड्रग की क्वालिटी को, क्योंकि जिससे कि जो पब्लिक हेल्थ है ना, उसको एक तो इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिल पाए, एक सेफ ड्रग मिल पाए उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमारी फार्माकोपिया ज़रूरी है।